जब ससुर की मौत की खबर मुझे किसी दूसरे से मिली, साथ में होते हुए भी पति ने मुझे नहीं बताया और घर से भाग गए, रैवली के किराए के घर से। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहें। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखिए आप सब अपने। जैसे कि आपने पहले ही सुन लिया है, मेरी ससुर की मृत्यु। मुझे 2017 में घर से निकालने के बाद मैं रैवली के कमरे में, किराए के कमरे में रह रही थी अपने छोटे से बच्चे के साथ। आए दिन ससुराल वाले परेशानी करते थे। मैं इस बीच रविशंकर की यूनिट भी गई थी, तभी मेरे ससुर की डेथ हो गई। कुछ दिनों बाद रविशंकर साथ में ही थे, क्योंकि ऑर्डर थे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऑर्डर है तो वो रविशंकर को निभाना ही पड़ेगा। तो रविशंकर रात में रहते थे, ज़्यादातर दिन में भाग जाते थे। मतलब सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक अपनी भाभीयों के साथ इसको लड़ाया करते थे। बाकी टाइम पे वो 10 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक घर में आके रहते थे, कि ये बोलने को ना हो कि भाई फौजी घर में नहीं रह रहा। उसके बाद एक दिन मेरे ससुर की डेथ हो गई। मुझे नहीं पता, रविशंकर घर में थे। उस दिन रविशंकर सुबह नहीं उठ के गए थे। रीज़न ये था कि रविशंकर के सारे कपड़े गंदे थे। अब भाभी से मिलने जाना है तो फटीचर या गंदे बन के तो नहीं जाएंगे, रॉकचिक बन के, हीरो बन के जाना पड़ेगा। तो रविशंकर को कपड़े धोने थे। रविशंकर ने कपड़े भिगो भी दिए घर में। ड्राइवली के आनंद नगर में हम रहते थे। तो रविशंकर के मोबाइल पे फ़ोन आया, तो मैंने पूछा रविशंकर से कि किसका कॉल है। रविशंकर ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला बस मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है, मुझे लखनऊ लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है, आपको लखनऊ लेके जाना है तो ठीक है, आप जाइए जल्दी से, आप कमांड में दिखा दो जा करके अपने फादर को। रविशंकर वहाँ से निकले कपड़े लेके। बोले कपड़े पड़े हैं बकेट में। मैंने कहा मैं धो दूँगी, कोई बात नहीं है। रविशंकर मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट बाद ही मेरे बुआ के पास, लड़के के पास फ़ोन करते हैं, और उन्होंने फ़ोन पे ये बोला कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, और सानू ने आने से इनकार कर दिया। रविशंकर ने मुझे घर में बताया ही नहीं था कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और आप चलिए मेरे साथ। शायद बताते तो मैं चली जाती। मेरे अंदर इतनी इंसानियत तो है कि झगड़े अपनी जगह है, कलेश अपनी जगह है, पर किसी की मौत पे मैं ना जाऊं, ऐसे मेरे माता पिता के संस्कार नहीं हैं। पर एकदम अचानक से कोई बोल दे ये हो गया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद नहीं बताया, तो मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ किसी और की बात पे कि मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई है। मैंने रविशंकर के पास 50 कॉल किए, रविशंकर ने फ़ोन नहीं उठाया। रविशंकर कहाँ गए, किससे वो मिले, मुझे ये भी नहीं पता। रवि सीधा पर्वत खेड़ा गए, शायद रविशंकर सीधा पर्वत खेड़ा गए। उसके बाद मैंने रविशंकर के मामा के लड़के के पास कॉल किया, जिनका नाम सुरेश है, दशा में उठे। उन्होंने बताया कि हाँ उनका मृत्यु हो गई है, फूफा जी की मृत्यु हो गई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने फादर से कहा, मेरे पापा को और मुझे किसी ने भी खबर नहीं दी थी, रविशंकर ने या रविशंकर की तरफ से किसी का भी कॉल नहीं आया कि ससुर जी ख़त्म हो गए हैं, आप आ जाओ। किसी का भी कॉल नहीं आया था। मैं अपने पिताजी के साथ पर्वत खेड़ा गई शाम की 6 बजे। वहाँ पे मैं घूंघट करके गई, क्योंकि लालगंज पर्वत खेड़ा में जो लोग रहते होंगे उन्हें पता होगा, वहाँ पे इतना घूंघट चलता है। बहुओं का मुख ओपन नहीं किया जाता, बहुएं बाहर नहीं निकलती। तो जो भी रीत रिवाज होता है वहाँ का, बेशक मुझे दरवाजे मारा गया है, पीटा गया है, मेरी बेइज्जती की गई है, वो मैटर नहीं करता। मैंने वो सब किया जो एक बहू को करना चाहिए, एक अच्छी बहू को करना चाहिए। इतना घूंघट किया, जा करके औरतों के बीच में बैठ गई। मैंने किसी से कुछ भी नहीं बोला। बहुत देर बैठने के बाद औरतों के बीच में बातें हो रही थी। बातें भी क्या, रविशंकर की बीवी ने आने से मना कर दिया। उसने बोला है कि ससुर मर गया है तो क्या करें, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पार्टी करनी है। ये उन औरतों के वर्ड थे, और कहने वाला कौन था? रघुनाथगंज का दिनेश।
जिसने मेरे साथ मारपीट की थी 2017 में, उसने ये बात सबसे फैलाई, सबके पास बोला। फिर वहाँ पे मैंने अपना मुंह खोला। मैंने कहा अगर रविशंकर की वाइफ ने आने से मना किया है कि ससुर की मौत हो गई तो क्या करूँ, मैं नहीं आऊँगी, तो फिर मैं कौन हूँ? अगर मैं रवि की बीवी नहीं हूँ तो मैं हूँ कौन? आप मुझे बताइए। सब लोग मेरे फेस की तरफ देखने लगे, सब मतलब सरप्राइज हो गए कि ये इतनी देर से यहाँ पे बैठी है और हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैं घर गई नहीं, मुझे तो पहले ही निकाल दिया गया था। तो मैं वहाँ घर डायरेक्ट क्या करती, मैं दरवाजे पे ही बैठी सब औरतों के बीच में। और इसके सबूत भी मेरे पास हैं कि दिनेश ने पूरे उसमें ये चीज़ें फैलाई थी। अब बात ये है कि अगर मैं नहीं जाना चाहती तो मैं अपने पिताजी के साथ बाद में क्यों आती? अगर मैं पति के साथ जाने से डायरेक्ट मना कर दिया था मैंने, तो रविशंकर, अगर तुम्हारे जीजा, तुम्हारे निकम्मे नकारा जीजा की कहने के अनुसार अगर मैंने मना कर दिया था, तो फिर मैं बाद में गई क्यों अपने पापा के साथ? ज़रा इसका रिप्लाई ज़रूर करना, पूरा समाज जानना चाहेगा कि एक पत्नी अपने पति के साथ ना जा करके अपने पिता के साथ क्यों गई। दूसरा दिन हुआ, रात बीत गई, दूसरा दिन हुआ, मैं मेरे पापा सब लोग बैठे थे बाहर, सबको जो भी था खाना दूसरों के घर से आया वो पूछा गया, पानी पूछा गया, सबसे बात की गई, पर मेरे पिताजी से ना बात किया गया ना कुछ पूछा गया, उनकी बेइज्जती की गई। दूसरे दिन मेरे नंदे जब एक घर से मिट्टी निकल जाती है, घर से कफन दफन चला जाता है, बॉडी चली जाती है, उसके बाद जो क्रियाएं होती हैं वो हो गई। सब लोगों ने नहा लिया, सारी औरतों ने नहा लिया, घर लीपा पोती सब कुछ हो गया घर पर। मेरी नंदों का कहना था कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, यहाँ पे तुम्हारे बाप का क्या है। मेरी नंद और जिठानी के ये वर्ड थे। मेरे ससुर के मरने के दूसरे दिन, जिस दिन बॉडी चली गई थी, उस दिन मेरी नंदों ने और मेरी जिठानी ने मुझसे झगड़ा किया वहाँ पे कि तुम्हारे बाप का यहाँ क्या है पर्वतखेड़ा में, तुम क्यों आई हो? तुम्हें तो हमने निकाल दिया था, उस दिन तुम बलात्कार से बच गई थी, फिर क्या वही सब चीज़ चाहती हो? किस मुंह से तुम यहाँ पे आई हो? ये मेरी नंदों के और जिठानी के वर्ड थे। मैंने कहा ठीक है, जब ये वर्ड है मैं तब आऊँगी कामते रही में, जब मुझे एज अ वाइफ की हैसियत से रविशंकर लेके आएंगे। एक पत्नी का दर्जा दे करके एक पति अपनी बीवी को पर्वतखेड़ा लेके आएगा। मेरे पति नहीं आए क्योंकि उनकी रखेल, अभी क्या बोलूं, सेकंड वाइफ रखेल, कुछ भी बोल लीजिए, वो पर्वतखेड़ा में पहले से ही मौजूद है, तो उन्हें बीवी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सुनीता वहाँ है। सुनीता रवि को खाना देती हैं, पानी देती हैं, बीवी के हक देती हैं, बीवी की तरीके रवि के साथ सो जाती हैं। साल के 3 महीने रविशंकर सुनीता के साथ अय्याशी करते हैं, उसके बाद उनके पति आकर के इज्जतदार औरत की तरीके उनके साथ रहती हैं। मैं तो कहूँगी सुनीता से 2 तरफ मांग खोला करो, इधर रविशंकर के नाम का सिंदूर, इधर हरिशंकर के नाम का सिंदूर, और कोई भी पाल रखा हो बीच में तो उसका भी भर लिया करो। मैंने तो पोछ दिया है अपना। मैं रविशंकर से ये चीज़ बोल के चली आई कि अगर तुम्हें लाना है तो एक वाइफ की हैसियत से मुझे लेके आना, मेरे बच्चे को लेके आना, हम सारी काम क्रिया में पार्टिसिपेट, मतलब जो भी होता है हम उनमें रहेंगे, मौजूद रहेंगे। रविशंकर नहीं आए, रविशंकर अपनी भाभी के साथ थे। तो मेरे को बताइएगा, जब एक आदमी, एक फौजी अपनी बीवी को अपने बीवी होने का हक नहीं दे रहा, तो मैं उस जगह कौन सा मुंह लेके जाती। और जब मुझसे सीधे सीधे बोल दिया गया कि तुम दोबारा यहाँ आए तो तुम्हारा रेप करा दिया जाएगा, फिर से उस दिन तो तुम बच गई थी दिनेश से, फिर कैसे बचोगी? तो कौन इस बात की, कौन सा गांव वाला इस बात की गारंटी लेता है? या फिर रविशंकर का कौन सा दोस्त, कौन सा रिश्तेदार इस चीज़ की गारंटी लेता है? जब उस रात 2017 की उस काली रात में मैंने चिल्ला चिल्ला के सबसे मदद मांगी, उस दिन अगर कोई भी गांव वाला मेरी हेल्प करने के लिए आता तो शायद मेरा बच्चा बच जाता। मेरी किस्मत फूटी थी, इस नकारा निकम्मे इंसान से शादी हो गई, ये जो फौजी बना बैठा है। और मैं सारी
फौजियों के बारे में नहीं बोलती, एक अपने हैवान दरिंदे पति के बारे में बोलती हूँ, जो 10th पढ़ लिया किसी तरीके भगवान, और उसको मिल गई फौज की नौकरी, पर उसके माँ ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। शायद अगर देते तो ये नहीं होता। और कहते हैं बच्चा माँ से और घर परिवार से ही सीखता है। अब रविशंकर ने ये सब चीज़ें किससे सीखी मुझे नहीं पता, अपनी माँ से, अपने पिता से। तो जब रविशंकर और उनकी फैमिली ने मुझे बीवी और बहू होने का दर्जा नहीं दिया, इसी वजह से मैं ससुर के काम तेरही में नहीं शामिल हो पाई, क्योंकि मुझे मेरी इज्जत ज़्यादा प्यारी है। एक बार मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ, दूसरी बार बच्चा नहीं खो सकती। और ये जो दिनेश है 9 बस्ता रघुनाथगंज का, कलूटा कालिया, खुद की बीवी बच्चे संभलते नहीं हैं। हाँ, ये लखनऊ गए थे अभी जल्दी 10 दिसंबर को, मुझे और मेरे बच्चे को जान से मारने के लिए। तो मैं कहीं पे भी रहूँ ना, ये दिनेश नाम का जो है कचड़ा है, वो वहाँ डोलते डोलते पहुँच ही जाता है। नीयत गंदी, सोच गंदी, पता नहीं कौन सी गंदी पैदाइश से हैं ये। और मैं सिटी की पढ़ी लिखी सभ्य इंसान इन लोगों के यहाँ जाके फंस गई।